नमस्कार। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज हम ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के मॉडल क्वेश्चन पेपर जो सैम्पल पेपर है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये सभी प्रश्न CBSE सिलेबस के न्यू पैटर्न के अनुसार दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की कि भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण घटक क्या हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS। इसके जो प्रमुख भौगोलिक सूचना तंत्र इम्पोर्टेंट जो घटक हैं, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? तो ये है 5 है, इनको आपको याद करना है। हार्डवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर, आंकड़े यानी डाटा, लोग, पीपल और प्रोसेस प्रक्रिया। ये आपको 5 डाटा याद करने हैं, ठीक है ना। और ये चित्र के माध्यम से आपको यहाँ दिखाया गया है। ये पीपल है, लोग है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, प्रोसेस है और डाटा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी चैप्टर से दिया गया है कि चित्र रेखा पुंज, रेस्टर एवं सदिश वेक्टर आंकड़ा फॉर्मेट को उदाहरण सही समझाइए। एक्सप्लेन रेस्टर एंड वेक्टर डाटा फॉर्मेट्स विद एग्जाम्पल्स। तो स्थानिक आंकड़ों का प्रदर्शन रेखापुंज यानी रेस्टर और सदिश वेक्टर फॉर्मेटों के द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं, हम इसी देखते हैं कि चित्ररेखा पुंज आंकड़ा फॉर्मेट ये क्या होता है कि यह वर्गों के जाल के रूप में, वर्ग जानते हैं ना, स्क्वायर के जाल के रूप में आंकड़ों का ग्राफ की तरह प्रदर्शन है। इसमें स्तंभों पंक्तियों का जाल होता है जिसे ग्रिड कहते हैं। एक स्तंभ व एक पंक्ति के भेदन स्थल को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेल कहते हैं। प्रत्येक सेल को एक स्थान दिया जाता है तथा उसके आधार पर इसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। इसकी पंक्तियों व सभी स्तंभों को निर्देशांकों किसी भी व्यक्तिगत पिक्सल की पहचान कर सकते हैं। आंकड़ों का यह प्रदर्शन प्रयोक्ता की प्रतिबिंब के पुनर्गठन अथवा दृश्यांक में सहायता करता है। सेलों के आकार तथा उनकी संख्या के बीच जो संबंध होता है उसको चित्ररेखापुंज यानी रेस्टर के विभेदन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, उसके रूप में जाना जाता है। रेस्टर फॉर्मेट में आंकड़ों पर जाल या वर्ग के आकार के प्रभाव को स्पष्ट किया जाता है। ये तो हमने जाना रेस्टर यानी चित्ररेखा। अब हम जानते हैं वेक्टर। ये चित्ररेखापुंज रेस्टर के ये क्या है? पिक्सल है, चित्र है, इस तरह से ये होता है, ये आप देख सकते हैं। अब है वेस्टर और रेस्टर। तो रेखापुंज रेस्टर फाइल फॉर्मेटों का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो ये निम्न क्रियाओं में किया जाता है। वाया फोटो जो आसमान से लिए जाते हैं वायुयान द्वारा, फोटोग्राफों, उपग्रह प्रतिबिंबों, क्रम विकसित कागजी मानचित्रों के आंकिक प्रदर्शन के लिए किया जाता है। जब लागत या कीमत को कम करना आवश्यक हो तो इस तरह का फोटो लिए जाते हैं। जब मानचित्र में व्यक्तिगत मानचित्रीय लक्षणों के विश्लेषण आवश्यक हो, अनिवार्य हो, जब बैकड्राफ्ट मानचित्रों की आवश्यकता हो तो किसका प्रयोग करते हैं? हम रेखा चित्रपुंज या रेस्टर का प्रयोग करते हैं। अब सदिश वेक्टर आंकड़ा फॉर्मेट क्या है? तो एक सदिश वेक्टर आंकड़ा फॉर्मेट अपने यथार्थ निर्देशांक द्वारा भंडारित बिंदुओं का प्रयोग करता है। इसमें रेखाओं के क्षेत्रों का निर्माण होता है। उसमें तो क्या है? बॉक्स बनाए गए वर्ग, और इसमें क्या है? लाइन का निर्माण बिंदुओं का अनुक्रमण होता है। रेखाओं की दिशा बिंदुओं के क्रमण के अनुरूप होती है। बहुभुजों का निर्माण बिंदुओं अथवा रेखाओं द्वारा होता है। सदिश यानी वेक्टर आंकड़ों के निवेश के लिए अस्तसेन अंकीकरण सर्वोत्तम मेथड होता है, विधि होती है। सदिश आंकड़ा प्रदर्शन केवल निर्देशांकों के आरंभिक तथा अंतिम बिंदुओं को अंकित कर रेखा की स्थिति स्पष्ट करके होगा। प्रत्येक बिंदु की अभिव्यक्ति 2 या 3 संख्याओं के रूप में होती है। इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि प्रदर्शन द्विआयामी है या त्रिआयामी। इन्हें प्राय एक्स वाई या एक्स वाई, अगर द्विआयामी है तो एक्स और वाई के नाम, और अगर त्रिआयामी है तो एक्स वाई जेड निर्देशांकों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो ये कैसे होते हैं ये भी देख लेते हैं हम चित्र के माध्यम से। तो ये है सदिश यानी वेक्टर। ये इस तरह से होते हैं, लाइन बिंदु लगाए उसको उससे जोड़ देते हैं, तो ये हो गया एक्स वाई और या एक्स वाई जेड, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है कि भौगोलिक सूचना तंत्र में चलित या अस्तेन विधि के गुण क्या हैं? व्हाट आर द मेरिट ऑफ मैनुअल मेथड ऑफ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम।
तो भौगोलिक सूचना तंत्र GIS में अस्तेन विधि के 4 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। कितनी? 4 स्टेज होते हैं। पहला है स्थानिक आंकड़ों की प्रविष्टि होती है, गुणन्यास की प्रविष्टि होती है और स्थानिक और गुणन्यास का सत्यापन, वेरिफिकेशन या संपादन होता है। और जहां आवश्यक हो स्थानिक का गुणन्यास से योजन करना, समायोजित करना होता है। आंकड़ा निवेश की हस्तेन विधि इस बात पर निर्भर करती है कि सूचना दर की स्थिति सदिश यानी वेक्टर है अथवा रेस्टर है, चित्ररेखा पुंज वाली है। भौगोलिक सूचना तंत्र में स्थानिक आंकड़ों के निवेश की सर्वाधिक प्रचलित विधियां अंकरूपण यानी डिजिटलाइजेशन तथा क्रमविक्षण स्कैनिंग होती है। अब अगला प्रश्न है कि आंकड़ों के प्राथमिक स्रोतों से आप क्या समझते हैं, क्या मतलब है, क्या जानते हैं? आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत की कौन कौन सी विधियां हैं? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा? व्हाट आर द प्राइमरी सोर्सेज, मेथड ऑफ डाटा? तो जो आंकड़े पहली बार, जो फर्स्ट टाइम व्यक्तिगत रूप में अथवा व्यक्तियों के समूह के रूप में, जो पहली बार या तो कोई व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति या व्यक्तियों का जो ग्रुप होता है या किसी संस्था होती है या संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्राथमिक आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत कहते हैं। अब प्राथमिक स्रोत है, इनकी मेथड या विधियां क्या क्या है? तो प्राइमरी स्रोत के प्राथमिक स्रोत हैं, इसकी विधियां हैं। आंकड़ों के प्राथमिक व्यक्तिगत प्रक्षेपण, पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना, साक्षात्कार, इंटरव्यू है, प्रश्नावली है, अनुसूची और अन्य मेथड इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत प्रक्षेपण, पर्सनल ऑब्जर्वेशन। तो यह सूचनाओं के उस संग्रह से संबंधित है जो व्यक्तिगत या व्यक्तियों के समूह द्वारा क्षेत्र में प्रक्षेपण द्वारा एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। अब हम साक्षात्कार, इंटरव्यू, इसके द्वारा क्या होता है? शोधकर्ता होता है जो सर्च करता है, वो उत्तर देने वाले से प्रत्यक्ष सूचना यानी संवाद, बातचीत करके आंकड़ों को प्राप्त करता है। प्रश्नावली या अनुसूची, प्रश्नावली के अंतर्गत आवश्यक सूचनाओं को उपलब्ध करने के लिए केवल साक्षर जो पढ़े लिखे हैं वो और शिक्षित लोगों से संपर्क किया जाता है, जबकि जो अनुसूची होती है उसके अंतर्गत प्रश्नावली में मिलते जुलते, केवल प्रश्नावली से मिलते जुलते हैं, जांच पड़ताल के से जुड़े प्रश्न होते हैं। प्रश्नावली और अनुसूची में बस फर्क क्या है? इतना सा अंतर है कि प्रश्नावली में उत्तर देने वाला है वो प्रश्नावलियों को स्वयं भरता है और अनुसूची में जो पूछने वाला है, परिगणक है, वो उत्तर देने वाले से प्रश्न पूछता है और उसमें खुद भरता है, जो पूछता है वही भर लेता है, ठीक है, क्योंकि उसको तो लिखना नहीं आता है। अन्य मेथड, अदर मेथड है, अन्य विधियां हैं। यह है प्राथमिक आंकड़े इकट्ठे करने या एकत्रित करने, कलेक्ट करने के लिए अन्य विधियों में दूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग तथा वायु फोटोग्राफी, एयर फोटोग्राफ है, वह विशेष उल्लेखनीय है। वायु फोटोग्राफ चित्रों की सहायता से मानव बस्तियां, यातायात के मार्ग, मिट्टियां तथा भूमि के संबंध में आज बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं हम पांचवा कि भारत में साक्षरता दर के दिए गए आंकड़ों के आधार पर एक बहुदंड रेट यानी मल्टीपल बार डायग्राम आरेख की रचना कीजिए। कंस्ट्रक्ट ए मल्टीपल बार डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा ऑफ लिटरेसी रेट इन इंडिया। आपको इस तरह के एक टेबल दे दी जाएगी, उसमें कुछ डाटा होंगे, जैसे यहाँ दिया गया है वर्ष है, कुल जनसंख्या कितनी है, इसमें मेल कितने, फीमेल कितने, पुरुष कितने हैं और महिलाएं, स्त्री कितनी है। फिर इसकी सहायता से आपको क्या करना है? एक मल्टीपल बार डायग्राम बनाना है। तो इसको बनाने की जो विधि है, जो मेथड है, वो क्या होना चाहिए? तो उपयुक्त तालिका में दिए गए आंकड़ों को भारत की कुल साक्षरता जनसंख्या का पुरुष और महिला साक्षरता का प्रतिशत दिया गया है इसमें। ऐसे आंकड़ों को दर्शाने के लिए हमें बहुदंड आरेख यानी मल्टीपल बार डायग्राम सबसे उपयुक्त होता है, बेस्ट होता है। आधार रेखा तथा मापनी रेखा बनाकर कुल साक्षरों को, पुरुष व महिला साक्षरों की प्रतिशत जनसंख्या को दर्शाने के लिए प्रत्येक वर्ष में 3-3 दंड समुच्चय बनाए गए हैं। देखो 1, 2 और 3, यहाँ भी 1, 2, 3, इस तरह से ये बनाए गए। इन दंडों के विभिन्न आभाएं उभर कर इनका इंडेक्स बना दीजिए। इस तरह आरेख पूरा हो जाएगा। चित्र दिया गया, या जो डार्क है यहाँ पर व्यक्ति यानी
टोटल है वो यहाँ पर जो ये इस तरह से दिया गया है, ये है पुरुष मेल है, और ये डॉट 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 करके है, यह है स्त्री यानी फीमेल महिलाएं। तो इस तरह से आपको मल्टीपल बार डायग्राम बनाना है। अब बहुदंड आरेख और यौगिक दंड आरेख में अंतर डिफरेंस बताना है आपको कि क्या है। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल बार डायग्राम एंड कंपाउंड बार डायग्राम। तो बहुदंड आरेख में किसी घटक के विभिन्न तत्वों के समूह में एक साथ प्रदर्शित किया जाता है, जैसे भारत की कुल साक्षरता दर को, दशकीय वृद्धि को जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, दंड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसी के साथ स्त्री व पुरुष साक्षरता दर को भी अलग अलग दंडों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है। जबकि यौगिक दंड आरेख यानी कंपाउंड बार डायग्राम है, उस पर किसी भी घटक के विभिन्न तत्वों को एक ही दंड पर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे भारत में विद्युत का कुल उत्पादन एक दंड या आयात पर दिखाया जाता है, उसी दंड पर तापीय विद्युत, जलीय विद्युत या नाभिकीय विद्युत के योगदान को उनकी मात्रा के अनुरूप दिखाया जाता है। यह उत्पादन दिए गए वर्ष के अनुरूप प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा कि बहुदंड आरेख और यौगिक दंड आरेख में क्या डिफरेंस है। अब एक क्वेश्चन है कि माध्य, माध्यिका तथा बहुलक की उपयोगिता का वर्णन कर उनके गुण व दोषों के आधार पर कीजिए। तो इसमें देखा जाए तो दो क्वेश्चन एक साथ जोड़ दिए गए हैं। डिस्क्राइब द यूटिलिटी ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट एंड डीमेरिट। तो यूटिलिटी भी है और ये मेरिट और डीमेरिट भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं माध्य। तो माध्य के क्या गुण हैं? तो इसके जो मेरिट है वो क्या है? तो यह क्या है? सरल है, इसकी गणना करना और इसे समझना बहुत सरल होता है। प्रतिनिधि माध्य की बात करते हैं तो यह श्रेणी की सभी इकाइयों पर आधारित होती है। निश्चित मूल्य माध्य, माध्य का मूल्य सदा ही निश्चित रहता है और यह स्थिर होता है, ये कभी कम ज़्यादा नहीं होता है। अब इसके दोषों की बात करते हैं, डीमेरिट की बात करते हैं। माध्य के डीमेरिट ऑफ मीन, तो यह चरम मूल्यों का प्रभाव होता है। इसमें माध्य पर चरम मूल्यों का अधिक प्रभाव होता है। अप्रतिनिधित अवास्तविक होते हैं। माध्य का वह मूल्य हो सकता है जो श्रेणी में उपस्थित न हो, और अस्पष्ट परिणाम होते हैं। माध्यम द्वारा कभी कभी क्या होता है, भ्रमात्मक तथा असंगत निष्कर्ष निकल जाते हैं जो आशास्पष्ट होते हैं। तो ये इसके दोष भी हैं। अब हम बात करते हैं माध्यिका मीडियन की। तो मीडियन क्या है और इसके गुण क्या हैं? तो मीडियन के गुण हैं, मेरिट्स हैं, मेरिट और मीडियन है। तो यह सरल है। माध्यिका को समझना और ज्ञात करना क्या होता है? सरल होता है। चरम मूल्यों द्वारा न्यूनतम प्रभाव, माध्यिका ज्ञात करने की श्रेणी के चरम बिंदुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंकड़ों के प्रभाव में उपयुक्त आंकड़ों का अभाव होने पर भी इसकी गणना की जा सकती है। और माध्यिका मूल्य को ग्राफ की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है, और माध्यिका का मूल्य सदा क्या होता है? निश्चित होता है। अब माध्यिका के दोष, डीमेरिट ऑफ मीडियन। तो चरम मूल्यों की उपेक्षा, इसमें चरम मूल्यों की उपेक्षा की गई है। प्रतिनिधित्व का अभाव, यह केवल संभावित माप होता है, वास्तविक नहीं होता है। और अनियमित आंकड़ों के लिए उपयुक्त नहीं है। यह आंकड़ों के लिए, अनियमित आंकड़े हैं उनके लिए उपयुक्त विधि नहीं है। तो ये इसके हो गए दोष। अब हम बात करते हैं बहुलक। बहुलक यानी मोड की। तो मोड के गुण क्या हैं? तो सरल गणना, इसकी गणना करना बड़ा आसान है, सरल है। चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है इस पर, यह चरम मूल्य से प्रभावित नहीं होता है। यह श्रेणी का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है। व्यवहार में बहुलक का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। किसी भी श्रृंखला में सबसे अधिक बार आने के कारण यह उसका सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है। और बहुलक को रेखा चित्र के द्वारा भी, बहुलक को रेखा चित्र के द्वारा भी प्रदर्शित करके इसे सरल रूप में देखा जा सकता है। अब बहुलक के दोष क्या हैं? डिसएडवांटेज या डीमेरिट ऑफ मोड। बहुलक सबसे अधिक अनिश्चित व अस्पष्ट माध्यम है। सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होता है। यह चरम मूल्यों की उपेक्षा करता है और यह वर्ग विस्तार से प्रभावित होता है। तो ये इसके डीमेरिट्स हैं। तो आपने ये क्वेश्चन देखे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं,
CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें से ही आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा और उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को पे सब नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें तथा बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहे। मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।